Hello everyone, my name is Mayank Singh and I welcome you all for the test discussion of the Anubhav 4, and we are going to discuss the art and culture as well as the history portions of the questions which were recently or yesterday's conducted Anubhav. Anubhav is the All India test series which is going on and this is the fourth test. So we have already conducted 3 tests और उनके डिस्कशंस में भी इससे पहले मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस में डिस्कशन के टाइम पीरियड पे आपको बताने की कोशिश करी थी, या हमने जब डिस्कस किया था इसको तो डिस्कवर करने की कोशिश करी थी कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उन डिस्कशंस से और इन डिस्कशन से आप एटलीस्ट अपनी प्रेपरेशन को यूपीएससी सीएससी से थोड़ा और अलाइन कर सकते हैं. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, सो इन सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस या जो आपको अप्रोच हो सकती है क्वेश्चंस को टैकल करने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में यू आर गोइंग टू रीड द static portion as well as there is going to be the current dynamics also has to be taken care. But for example you are going to talk in terms of the history, so current का scope तो ज़रूरत कम रहता है, या इस तरीके से कहूँ कि current के डायरेक्ट सवाल तो उतने नहीं आते हैं, बट करंट में बहुत सी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थीम्स हो सकती हैं, या कीवर्ड्स हो सकते हैं, या टेम्पल हो सकता है, या आर्किटेक्चर हो सकता है. सो दोज थीम्स और बेस्ड ऑन दोज थीम्स और बेस्ड ऑन दोज topics or based on those keywords you can expect a question. So whenever you are going to read a particular subject, इससे पहले भी हमने ये डिस्कवर किया था या कोशिश करी थी ये जानने की कि पॉलिटी में कन्वर्टिबिलिटी रेट कैसे और बढ़ा सकते हैं. इससे पहले के डिस्कशंस में भी जब हमने हिस्ट्री का डिस्कशन किया था तो ये देखा था कि हिस्ट्री से किस किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं. तो इससे पहले के 3 अनुभव में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज क्वेश्चंस. And this is the 4th test of ongoing Anubhav, that is the All India test series. So इसका चौथे टेस्ट के डिस्कशन में today we are going to take care of the history questions. Okay, so let us start our discussion with question number 59. Okay, so this is set A which I am going to discuss, and I am going to start with the question number 59. Okay, so let me read the question for you. With reference to the finding of सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स. सो जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपना सवाल पढ़ें तो उनमें कीवर्ड्स को ज़रूर आइडेंटिफाई कर लें. उससे अच्छा ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हो सकता है उस पर्टिकुलर थीम पे, उस पर्टिकुलर टाइटल पे कुछ स्टेटमेंट हो, तो अगर आपका वो कीवर्ड आइडेंटिफाई रहता है तो बाकी के स्टेटमेंट्स को पढ़ने में आसानी हो जाती है. आपको पता होता है कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट डिस्कशन और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कीवर्ड आई एम गोइंग टू टेक केयर और आई एम गोइंग टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, राइट. सो विद रेफरेंस टू द फाइंडिंग्स एट सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज 4 तोरनास वर एडेड टू ग्रेट स्तूपा इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज 4 तोरनास. तोरनास का मतलब जो उसके 4 गेट्स हैं, राइट. सो सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स का अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूं तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट सोलर सिटी, right. So it is going to be the first solar city of this stupa town, that is going to be the first solar stupa town, right. So that is why it was also in news. So सांची स्तूपा as you know कि इसकी जो शुरुआत है या बिल्डअप की शुरुआत है वो अशोका के टाइम पीरियड पे हुई है. एंड अशोका जिसने बहुत सारी वॉर्स लड़ी और उस वॉर्स को लड़ने के बाद में जब उसने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज करना शुरू किया, so showing his respect towards the religion, he is going to build stupas, right. And सांची स्तूपा is one of the most important one as well as one of the most historical one. तो इसकी शुरुआत बनने की तो ज़रूर हुई थी अशोका के टाइम पीरियड पे, बट इसमें लेयर्ड आर्किटेक्चरल एडिशंस हैं. सो ऐसा नहीं है कि ये स्तूपा एक टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ एडिशंस बाद में भी होते रहे. सो फॉर एग्जांपल स्तूपा का जो कोर आर्किटेक्चर है वो अशोका के टाइम पीरियड पे ज़रूर बन गया था, बट 4 तोरनास वर एडेड टू द ग्रेट स्तूपा इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, और बेटर टू पुट इन द टाइम पीरियड ऑफ सतवाहनास. So in the time period of Satavahanas, the Tornas are going to be added. So first statement is going to be the correct statement because the build has started at the time period of the Ashoka, but the Tornas are going to be added into the post modern period, that is going to be the Satavahanas. तो अगर मैं आपकी और थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए आपको बताऊं, and if I want to show you, this is the picture of सांची स्तूपा.
सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो द तोरनाज आर गोइंग टू बी लोकेटेड एट 4 और रिप्रेजेंटिंग 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये जो तोरनाज बने हैं ये सतवानाज के टाइम पीरियड पे बने, इसीलिए इनको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बात हो रही है, राइट। एंड इफ यू सी द आर्किटेक्चर ऑल्सो, यू सी देयर आर टू प्रोजेक्शंस दैट इज गोइंग टू बी वन सिचुएटेड ऑन द लोअर साइड एंड अनदर सिचुएटेड ऑन द upper side, right? So these are the tornas which are going to be the main center of the statement 1, and they are going to be built post modern period and during the time period of Satavahanas. That is the statement 1. Then you see the second statement, tornas have intricately carved images of the Buddha. So keyword is images of the Buddha. हालांकि इन तोरनाज में और स्तूपाज में जो बुद्धास की लाइफ टीचिंग्स हैं, लाइफ लर्निंग्स हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनका डिपिक्शन तो है, बट दिस स्टेटमेंट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट दे हैव द कार्व्ड इमेजेस ऑफ द बुद्धा डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम हिज लाइफ। तो उसकी लाइफ के जो डिपिक्शन है या उसकी लाइफ, बुद्धा की लाइफ के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका डिपिक्शन तो है, बट द कार्व्ड इमेजेस ऑफ बुद्धा दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो कीवर्ड इज carved images of Buddha, that makes the statement 2 incorrect. So first is going to be the correct statement and second is going to be the incorrect statement. Third, presence of the upper prediction path, sir, that the path which we have spoken about अभी तो दो path आपको दिखेंगे अगर आप इसमें देखें, you can see two paths very easily in this. The first is this one and the second one is this one. So ये दोनों path that is going to be the statement. So the statement is going to say that there is going to be the second path or the upper path is also present in stupa, right? So statement 2 is going to be the incorrect one and statement 3 is going to be the correct one. Then the next statement, the site includes motif of a woman surrounded by the lotus and elephants, identify as goddess Gaja Lakshmi, right? So if you see, or if I zoom in this image, you are going to see that there are going to be the carved images or there are going to be the carved architecture like this, where you can see a goddess who is going to be known as goddess Gaja Lakshmi, and that is going to be the surrounded by the elephant and lotus. So fourth statement is going to be the correct statement. So the only incorrect statement in this question is going to be statement number 2, right? So first, third and fourth is going to be the correct one. So answer is going to become the C, only 3. Okay. So this is the question, this question was asked in the domain of the art and architecture, right? और अभी ancient और architecture से काफ़ी सवाल पूछे भी गए हैं पिछले 2-3 सालों में. Next, a very interesting question. Now you see, this historical monument presents the synthesis of Persian architecture and Indian tradition. Okay, the monument features a double dome design. So first keyword in this question is going to be, it is a synthesis of Persian architecture and Indian tradition. तो ये ज़रूर पता चल गया है कि मेडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है या मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड कोई मॉन्यूमेंट है, राइट? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द एन आइडिया दैट इट इज गोइंग टू बी द सिंथेसिस ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर एंड इंडियन ट्रेडिशन. सो ये ज़रूर पता चल गया है कि द monument is going to be somewhere into the medieval history. Second, the monument features a double dome design. So the second hint is going to be the double dome design. और अगर आपको थोड़ी सी medieval history के time period और उसके architecture का idea है, so you are going to get that it is going to be brought up by the Lodhis और धीरे धीरे ये design मुगल्स के time period तक और flourish करेगी, right? So the last dynasty of the Delhi Sultanate is going to be the Lodhis and they are going to use this double dome design, and over a period of time this is going to flourish. So double dome design and is in the center of a large garden. Okay, so third is going to be it is situated at the center of the large garden, laid out in Char Bagh four-fold style. That is the third hint. The monument is going to be situated in the center of a large garden in the style of the Char Bagh. Okay, which pools joins by channel. Okay, the site is often called the dormitory of the Mughals. From here in 1857 AD, Lieutenant Hudson had captured the last Mughal emperor Bahadur Shah II, right? So बहादुर शाह II को जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में जब वो रिवॉल्ट सप्रेस होने लगा और दिल्ली के आसपास के एरिया में सप्रेशन हो गया,
तो बहादुर शाह जफ़र ने यहाँ पे जाकर के शरण ली और उसके बाद में यहाँ से उनको कैप्चर किया गया और बहादुर शाह जफ़र को के सामने ही उनके दोनों बेटों को मार दिया गया। एंड बहादुर शाह जफ़र इज़ गोइंग टू सेंड टू एग्जाइल इनटू बर्मा और रंगून, और वहाँ पे जाकर के बहादुर शाह जफ़र ने एक शायरी लिखी जो इफ़ यू हैव अटेंडेड परमार सर्स मॉडर्न हिस्ट्री क्लास तो वो शायरी आपको ज़रूर इस वाले ड्यूरेशन में या जब भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 सर डिस्कस करते हैं। सो कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। सो यहाँ से वो शायरी निकल के आई है जब वो वहाँ चले गए हैं, बर्मा में एग्जाइल मिला है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि if I give you the hint in this question, the first is it is going to talk about the medieval history time period, second double dome design है उसमें, third is going to be it is situated in center of a large garden in the चार बाग style and with which are connected with the water channels, and third and the last hint that the last Mughal emperor Bahadur Shah II has been captured after the revolt of 1857. So आंसर बताने से पहले मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, शायद यू कैन गेस दिस। सो दिल्ली में रहने के बाद में आई होप कि आप यहाँ शायद कभी गए हों। सो इफ़ यू सी द डिज़ाइन, so this is situated in the center of the garden, right? So you can see कि first hint can be there, which is a clear cut hint in this picture कि it is situated at the center of the garden. Charbagh style is the style which is majorly in the Mughal, where the monument or that building is situated in the center और उसके चारों तरफ you are going to see at least 4 gardens which are connected by the pathways and channels of water, ताकि उन पानी से या उन चैनल से उन गार्डन्स में पानी पहुंचाया जा सके, एंड देयर आर गोइंग टू बी पाथवेज। सो इफ यू सी द सराउंडिंग यू कैन सी सम वाटर और वाटर चैनल ओवर हियर, और ये पाथवेज इसको सराउंड कर रहे होंगे और यू कैन सी ऑल द वाटर चैनल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे इन गार्डन्स में यू आर गोइंग टू सी द वाटर चैनल्स एंड द पाथवेज आर प्रेजेंट, राइट। और जो चारबाग का नाम है, अगर आप लखनऊ गए होंगे तो उसके स्टेशन का नाम भी चारबाग है, राइट, बिकॉज दैट बिल्डिंग इज गोइंग टू बी सिचुएटेड इन द सेंटर एंड दैट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय द गार्डन्स। सो चारबाग स्टाइल इज गोइंग टू बी the style of the Mughal, जहाँ बीच में monument is going to be located, right. So second is going to be there, third is going to be the time period of the medieval history, and it is going to have the double dome structure. So you can see the double dome is also present, जहाँ पे एक डोम सीलिंग के लिए यूज़ किया जाता था और दूसरा डोम उसके ऊपर बनाया जाता था, right. So this was actually brought by the Lodhis, but over a period of time it is going to be you can say कि मुगल्स के टाइम पीरियड पे it is going to be majorly used, right. So this double dome structure is going to be present, and Humayun tomb is the place or is the name of this monument. अगर आप दिल्ली में गए हैं तो ज़रूर आप इस जगह को जानते होंगे, राइट. सो आंसर इज गोइंग टू बी C, that is Humayun's tomb. Okay, so there are 4 hints which are given. This is a very interesting question. Next, now again you are going to see a keyword based question. As I told you कि in the ancient and medieval you can expect some questions which are known as the keyword based, और एक keyword जो उनके administrative unit से related हो सकता है, उनकी economic policy से related हो सकता है, उस समय की economic life से related हो सकता है, उस समय की social life से related हो सकता है, तो उस तरीके के किसी keyword पे आप सवाल expect कर सकते हैं, right. So with reference to the history of ancient India, the term अग्रहारिका is going to be referred as. So अगर आपको अग्रहार का मतलब पता है, right, so you can easily relate this term. So अग्रहार is going to be the land which is given as the land of the charity or land given to the Brahmins, right. So the officials which are going to take care or who are going to look after this land is going to be known as अग्रहारिका, right. So this is going to be the keyword based question. So answer is going to be D, right. ये मतलब एक सिंपल सवाल है या इस कीवर्ड को आपने जरूर पढ़ा होगा. Now Bankim Chand Chatterjee's novel that first featured, okay, so first let's highlight the keyword also. Bankim Chand Chatterjee's novel that first featured Indian national song Vande Mataram was inspired by which of the following historical events. So सवाल पूछ रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो पहला नॉवल है, राइट, सो उसमें एक
इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो आपको पता है, दैट इज वंदे मातरम, इज गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. So, giving you a brief of the history, when in 1608 the company came, or the East India Company came asking for the permission and establishing their first factory at Surat, or taking the permission to establish the first factory in 1608 by the ruler Jahangir. और उसके बाद में लगभग 100 साल तक they are going to be the traders only. Once the fall of the Mughal Empire is going to start and they are going to see कि अब कोई अपॉर्चुनिटी है उनके पास में इस ट्रेडर से आगे बढ़ के इंडिया के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, या फिर इंडिया को में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके अपनी जो 100 साल की पिछली कमाई है उसको यूज़ करके इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे अपना कब्जा शुरू करना. सो द इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, बाय द 1757 बाय और 1764 के बाद में, सो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू इंटरफेयर इनटू द बंगाल, एंड बंगाल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोविंस जहाँ पे उनका अपना सिक्का स्थापित होता है. 1764 के बाद में स्टार्ट ऑफ द डुअल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड 1765 से आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बंगाल में दोनों तरीके के राइट्स आर गोइंग टू बी अलॉन्ग विद द कंपनी, एंड फ्रॉम हियर द एक्सप्लॉयटेशन एंड economic policies are going to be merged together. So economic policies are going to fuel up the exploitation, where the company's focus become exploiting Indian subcontinent or especially Bengal and taking as much as revenue they can take, right. So 1770s में there is going to be the famine in Bengal, but no matter what जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया है कि जितना पैसा या जितना रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना है, no matter how the external or internal situation is going to be, they are going to utilize this opportunity. इसी के अगेंस्ट में there is going to be a revolt, that is going to be the Sannyasi revolt which is going to start, right. So you must have read this revolt कि this is going to start, क्योंकि जब भी सन्यासीज एक जगह से दूसरी जगह स्पेशली बंगाल से नॉर्थ की तरफ या अपनी श्राइन्स की तरफ जाते थे, तो कई बार उनके जाने पे रोक लगा दी जाती थी बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और उन्होंने देखा कि जो भी जमींदार थे उस टाइम पीरियड पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू अलाइन विद द ब्रिटिश पॉलिसीज, और वो जमींदार उनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में उनका साथ दे रहे हैं, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का. सो सन्यासीज आर गोइंग टू रेज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, and in this background Bankim Chand Chatterjee is going to write his Vande Mataram, and that is going to be later published into his novel Anand Mat in 1882. So it will be written into 1870s or 1875, and that is going to be written or incorporated in his novel Anand Mat in 1882. So that was written in the backdrop of the Sannyasi revolt. So answer is going to be D. Okay. Question number 63. With reference to the Shore Temple of Mahabalipuram, right. So this is going to talk about the Shore Temple of Mahabalipuram. Consider the following statement. So Shore Temple of Mahabalipuram is going to be the first green energy archaeological site, right. That is why it was also in news. So this is the recently it was in news because green energy archaeological site, right. So first statement that the temple houses shrines of Lord Shiva as well as Lord Vishnu. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा का भी श्राइन है और लॉर्ड विष्णु का भी श्राइन है. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. तो यहाँ पर शिवा के लिए भी शिवा और विष्णु दोनों तरीके की आपको श्राइन देखने को मिलती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. Now, if I leave the second statement and come to the third statement, it is believed to be built during the rule of Pallavan king Narasimha Varman II. So, second statement is going to talk about during which time period? Yes, it was built during the time period of the Pallavan, and who built it? The Pallavan king, the famous Pallavan king Narasimha Varman II. So, third statement is also correct, right? So, first and third, the first statement talks about what kind of what kind of the shrines are there. So Vishnu as well as Shiva, both the shrines are going to be present, and third is going to talk about the Pallavan king और किसके टाइम पीरियड पे ये मंदिर बना, किसके टाइम पीरियड पे बना, फेमस पल्लवन किंग नरसिम्हा वर्मन II. Second statement is going to talk about the architecture, right. So first and third are the dimensions with respect to the history and its origin, and second statement is with respect to the architecture. Now this statement is incorrect क्योंकि इट इज़ नॉट अ मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल. इस टेम्पल में स्ट्रक्चरल और इस टेम्पल में रॉक्स को और रॉक्स के स्लैब को कट करके एक स्लैब के ऊपर
दूसरा स्लैब को रख करके बनाया गया है. सो दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल, इट इज गोइंग टू बी एन स्ट्रक्चरल टेम्पल जहाँ पे उस टाइम पीरियड के रॉक्स को कट करके एक रॉक स्लैब के ऊपर दूसरे रॉक स्लैब को रख करके बनाया गया है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 3. Answer is going to be 1 and 3, right? So 63 question is the first and third statement is the correct and second statement is going to be the incorrect one. 64. Let's see. There are two statements. The first statement says several left wing and socialist organization emerged in India in 1920s and 30s. So when Gandhiji came and after Gandhiji came and conducting and after the successful 3 pilot projects है ना, जो अहमदाबाद में हुआ, जो खेड़ा में हुआ और जो उन्होंने स्ट्राइक्स करी शुरुआत में, और उनका पहला जो मूवमेंट है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन. सो ड्यूरिंग दिस द इनिशियल फेज और आफ्टर कंडक्शन ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट और खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद है ना, बिकॉज नॉन कोऑपरेशन वाज गोइंग एट पीक बट देयर वाज एन इंसिडेंट विच हैपेंड ड्यूरिंग द चौरी चौरा एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड बैक. सो इस वाले इंसिडेंट के बाद में बहुत सारे ऐसे नए इंटेलेक्चुअल्स या यंग इंटेलेक्चुअल्स को ऐसा लग रहा था कि जो भी अभी हम जिस तरीके के रास्ते पे चल रहे हैं या जिस तरीके की अप्रोच, जिस तरीके की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उस विचारधारा से बाहर निकल करके भी कुछ और काम करना चाहिए. सो इस बैकग्राउंड में 1920s में और आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा विथड्रॉन of this non-cooperation movement, you are going to see that there are some new that there are going to be some new parties which are going to be formed. 1923 में स्वराज पार्टी बनेगी और इसी टाइम पीरियड के बाद में धीरे धीरे you are going to see that there are going to be some new parties which are going to be formed, such as in 1925 you are going to see that CPI is going to be formed, representing the socialistic ideology or representing the left wing ideology, right? So you are going to see over a period of time कुछ ऐसी पार्टीज बनेंगी जिनकी विचारधारा उस टाइम पीरियड की विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा या काम करने का तरीका है, या हो सकता है गांधी जी की विचारधारा या काम करने के तरीके से अलग हो. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सी दैट सम न्यू पार्टीज आर गोइंग टू बी formed, right? So several left wing and socialist organizations are going to emerge in India in 1920s and 1930s, राइट? जैसे इसी टाइम पीरियड पे आपको लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान भी निकल करके आएगी, राइट? सो जैसे सीपीआई निकल करके आएगी. सो इस तरीके की सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू कम, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, young persons influenced by the Gandhi's ideology of Sarvodaya organize themselves through various left wing and socialist groups. So young persons are going to be, what is the keyword? They are going to be influenced by Gandhian ideology, but actually they are going to be not influenced by the Gandhian ideology, because they are not going to believe completely in that ideology and ideology of what? Sarvodaya, because they wanted that a new approach, a new kind of the ideology, a new kind of the thought should also kick in. That is why they are going to create some new organization. Otherwise they would have not been creating a new organizations, right? Or not creating these organizations of the socialist or the left wing. So that is why the statement 2 is going to be the incorrect statement, whereas the statement 1 is going to be the correct one, right? So answer is going to be C. The statement 1 is going to be the correct and statement 2 is going to be the incorrect. ठीक है. Next, the question of the culture. With reference to the Bharatnatyam dance, consider the following statement. Okay, so here we have the question based on Bharatnatyam dance. पहला statement क्या कह रहा है? It is an Ekharya dance style where one dancer takes on many roles in a single performance. So this is one of the most important characteristics of Bharatnatyam, that there is going to be the one dancer who is going to take different roles in that particular performance. That is this characteristics or this characteristics is going to be known as by the style which is Ekharya dance style, right? So Ekharya dance style, the meaning of Ekharya dance style, that a dancer is going to take more than one roles into that particular performance only. So first statement is going to be the correct, or it is one of the major characteristics of Bharatnatyam
डांस, तो पहला स्टेटमेंट, और अगर आपने भरतनाट्यम डांस के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, सो यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. सेकेंड स्टेटमेंट, Nandishwara's Abhinay Darpan provides insights into the techniques and grammar of the movements in Bharatnatyam. So, what it is the second statement? Nandishwara's Abhinay Darpan, that is the written work, or that is the work of the Nandishwar. Nandishwar Abhinay Darpan provides insights into the technique and grammar of the movements in Bharatnatyam. So, this work is also known as the mirror of the gestures. The mirror of gestures. So, this particular work, if you read the English term, the mirror of the gesture, you can also see that it is going to provide what? Insights into the techniques and grammars of the body movements in Bharatnatyam. So, answer or the option C becomes the correct one. So, Nandishwara's Abhinay Darpan, that is also correct, and Ek Harya dance style, that is also correct. So, the answer is going to be the C with respect to Bharatnatyam. ठीक है. Question number 66. With reference to the inscription of ancient and medieval India, consider the following pairs. So, one side you are going to see the inscriptions, that are the words which are going to be carved out, right, and contains information about. So, this type of question definitely you can get because हो सकता है वो इंस्क्रिप्शन अभी रिसेंटली किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में रहे हों, तो अगर वो इंस्क्रिप्शन न्यूज़ में रहे हैं तो वो कौन से वाले टाइम पीरियड पे लिखे गए, राइट, और व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू कैरी. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली गेट. सो लेट्स सी. First is going to be the Ayodhya inscription, and it is going to contain the information. Okay, so Ayodhya inscription is going to contain the information that it is going to contain the Ashwamedha sacrifices performed by the Pushyamitra Shunga. So, first inscription is going to be the correct. Ayodhya inscription does contain the information regarding the Ashwamedh performance, और इस अश्वमेध के बारे में आपको ज़रूर पता होगा अगर आपने एंशिएंट थोड़ी सी अच्छे से पढ़ी है कि what kind of sacrifice it is going to be there, and it is going to be performed by whom? Pushyamitra Shunga. Uttar Merur inscription, recently Prime Minister spoke about this inscription, right? So, that is also in news. And Uttar Merur inscription, I think if you have attended the current affairs classes or CAP program classes, Rahul Sengar sir has also taught this topic in that CAP program, right? So, Uttar Merur inscription, recently Prime Minister has spoken about it, and this inscription is going to talk about the local self-governance of Cholas, right? So, what is going to be the eligibility in terms of the Sabha, what is going to be the different kind of the rules and regulations. So, this is going to talk about the local self governments of the Cholas. So, second, it is going to talk about conquest of Sri Lanka by the Chola. No. So, actually it is going to talk about the local self governments of the Cholas. So, what are going to be the eligibility, how the rules and regulations of those Sabha are going to be decided. So, that is going to be mentioned into Uttar Meru inscription. That is why it was also in news. So, second becomes incorrect because here the pair is going to be written, or it is written that it is going to have the information on the conquest of the Sri Lanka. So, that is going to be the incorrect statement, right. Rumindei inscription, that is going to be there. So, as you know, Rumindei inscription is going to be, or this is going to be the modern name of Lumbini only, right. So, Rumindei inscription is going to be by the Ashokan time, or to showing his respect towards the Buddhism, है ना. So, this is going to contain the information, as well as it is containing the information that Lumbini, which is going to be a very important place with respect to the Buddhism, that it is going to exempted from paying bali, a kind of the tax, and it is going to be exempted. And what is going to be exempted? Lumbini is going to be exempted from paying the bali, right, a kind of the tax. So, this is Lumbini is going to be exempted because of the patronage of Buddhism. So, exemption is going to be there at Lumbini. So, first and third is going to be the correct one, second is going to be the incorrect one. So, answer is going to be only 2. Answer is going to be only 2. Question number 67. Consider the following statement. Statement 1 is going to say, India continued to remain a dominion between 15th August 1947 to 26th January 1950. So, in this you are going to see a keyword dominion, and second you are going to see two dates. Pehla 15th August, we are going to get independence, or we are going to become the independent country, and second is 26th January 1950, when we are going to become the republic, right.
So during this time period the transfer of the power is going to take place, but transfer of power तो हो रही है लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है। कैबिनेट मिशन आने के बाद में इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तो ऑटोनॉमी और पावर मिल गई कि नाउ इंडिया इज गोइंग टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गोइंग टू बी अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड वंस वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। सो बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन के बाद में हमारे रिपब्लिक बनने की जर्नी में भी जो ट्रांसफर ऑफ पावर है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। दैट इज वाई द लास्ट गवर्नर जनरल इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया, राइट। तभी तो वो आए हैं और ये सारा प्रोसेस करा करके वापस जाएंगे। और उस समय इंडिया का जो स्टेटस है वो कैसा है, एक डोमिनियन की तरह। सो दैट इज वाई द स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। And second statement is going to be Government of India functioned under the provisions of Government of India Act, or when you see that from which of the different acts and from which of the different sources we are going to make the provisions of our constitution. So you see Government of India Act 1935 is going to provide a lot of foundational pillars to the कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे हमने प्रोविजंस लिए हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करे, और ये वाला एक्ट ने ही काफ़ी, और इस एक्ट के प्रोविजंस के में इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस थे दे हेल्प्ड आउट इन रूलिंग द कंट्री बिटवीन द टाइम पीरियड फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950. So here both the statements are going to be the correct, but this statement is not the correct explanation for the first statement. So that is why B is going to be the correct answer. Okay. So in this we are going to see that both the statements individually are correct, but B or statement 2 is not the correct explanation with respect to the statement 1. Okay. Arrange the following administrative units of Gupta Empire. Okay. So यूपीएससी ने इसी तरीके से मुगल्स के टाइम पीरियड या दिल्ली के टाइम पीरियड, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे एक सवाल पूछा था कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव्स आर गोइंग टू बी अरेंज. सो फॉर एग्जांपल in Delhi Sultanate time period or medieval time period, the Sultanate is going to be divided into Ikta. Iktas are going to be divided into Shik. Shiks are going to be divided into Pargana, and Parganas are going to be divided into villages. Right? This was the question which was asked, right, in UPSC CSE before. And now, if I talk about the theme is going to be same. It is going to talk about the administrative unit, but during which time period? During the time period of the Gupta, right? So with respect to this administrative units, or with respect to the keywords in administration, with respect to the different officials in administration, with respect to the some of the economic policies, economic keyword, you can always expect the question. तो अभी तक के हमने कुछ मॉडर्न के क्वेश्चंस देखे, कुछ आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस देखे, कुछ एंशिएंट के क्वेश्चंस देखे, कुछ मेडिवल टाइम पीरियड के क्वेश्चंस देखे, एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एंशिएंट. और जैसा इससे पहले मैंने भी बताया कि इस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे हैं. तो अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू द गुप्ता पीरियड. सो हियर यू आर गोइंग टू सी कि विश्यास, भुक्ति, ग्राम एंड विधि, राइट. सो हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर गोइंग टू बी डिवाइडेड. सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द भुक्ति, सेकेंड इज गोइंग टू बी द विश्या, थर्ड इज गोइंग टू बी द विधि, एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी ग्रामा, राइट. सो हाउ द अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द भुक्ति, जो सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है. दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू Vishyas. Vishyas are going to be divided into Vithi, and this Vithi is going to be divided into Gram, right. So let's see. So question has asked smallest to largest. So smallest to largest में सबसे पहले which is going to be there? Gram. Gram के बाद Vithi, Vithi के बाद Vishya, and Vishya के बाद में Bhukti. So सबसे पहले it is going to be the 4, then it is going to be the 3, then it is going to be the 2, then it is going to be the 1. So answer is going to be B, because it has asked smallest to largest. I have given the largest to smallest. So अगर आप इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, so you can easily get your answer. Okay. Next, that is question number 95. With reference to the Konark Sun Temple, the famous Sun Temple, consider the following statement. So इससे पहले भी हमने टेम्पल पे क्वेश्चंस देखे, जहाँ पे हमने देखा कि you should remember that during whose time period or during whose patronage or during which ruler is going to build that temple. उसी के साथ में उस टेम्पल में कौन सी डेटी हैं या किस हिंदू डेटी में कौन कौन सी डेटीज़ उस टेम्पल में प्रेजेंट हैं. उसी के साथ में
क्या उसका कोई मेजर आर्किटेक्चरल फीचर है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द 3 कीवर्ड इंफॉर्मेशन और दीज आर द 3 डायमेंशंस रिगार्डिंग अ टेम्पल यू शुड डेफिनेटली know. So first is going to be that the temple was built under the patronage of Gajapati rulers. So if you know that this temple is going to be during the time period of Eastern Ganga dynasty. So in Eastern Ganga dynasty के time period पे temple बना और that at that time period the ruler is going to be Narasimha Dev I. Narasimha Dev I. So Narasimha Dev I is going to be the ruler. So definitely the first statement becomes the incorrect. So this temple, which is the very famous temple, Konark Sun Temple, is going to build under the patronage of not Gajapati ruler. It is going to be during the Narasimha Dev I, who comes from the Eastern Ganga dynasty. So that is why the first statement is incorrect. Second, 12 pair of wheels sculpted on high base of a temple represent the chariot wheels of the sun god. So if I can show you the picture of this temple. If I can show you the picture of this temple, this is the famous temple. Let me clear out the board. That is the famous temple, the famous Konark Sun Temple. और जिन wheels की बात हो रही है, so you can see that on the platform you are going to see these kind of the wheels. और ये 24 wheels represent क्या कर रहे हैं? They are actually representing what? They are actually representing the chariot wheels of the sun गॉड, क्योंकि कोनार्क सन टेम्पल है तो सन टेम्पल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन के गॉड को, सन एज अ गॉड को. सो व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग? दे आर रिप्रेजेंटिंग द चैरियट व्हील, उनके रथ के व्हील्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड हाउ मेनी आर गोइंग टू बी देयर? 24. एंड इफ यू सी दीज काइंड ऑफ द व्हील्स आर गोइंग टू बी देयर. ठीक है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट इज द इनकरेक्ट, सेकंड इज गोइंग टू बी करेक्ट. थर्ड, इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल इंस्पायर्ड बाय Martan Sun Temple in Kashmir. So if you have any idea with respect to this Sun Temple in Kashmir, so अगर time period का थोड़ा सा भी idea अगर आपको हो, because this is going to be in 8th century. This is in 8th century and this is going to come in 13th century, and this was definitely not inspired from the Martan Sun Temple that is in Kashmir. So third is going to be the incorrect one and answer is going to be only B. Question number 96. Swami Vivekananda and Dayanand Saraswati. Swami Vivekananda and Dayanand Saraswati were both influential Hindu reformers in 19th century. इससे पहले में भी हमने अनुभव 3 में और अनुभव 2 में सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. We have already discussed one question on Dayanand Saraswati when we spoke about the that सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में किस तरीके से रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के बीच का एक डिफरेंस है, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन थीम रिगार्डिंग टू द सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट थिंग. तो स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती वर बोथ आर इन्फ्लुएंशियल हिंदू सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स इनटू 19th century, but their approach differed. Okay, now the statement is which one of the following best reflect their differences. So हो सकता है कि इन चारों स्टेटमेंट में यू आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ द डिफरेंसेस, बट वी हैव टू टेक द बेस्ट रिफ्लेक्ट डिफरेंस अमंग देम, right? So first statement, Swami Vivekananda emphasized the importance of the bhakti, that is devotion, or it is one of the teachings which his guru Ramakrishna Paramhans gave to Swami Vivekananda. Yes, yoga, bhakti, devotion is going to be one of the medium, and while the Dayanand Saraswati focused on karma. So first statement, if you see the individual teachings with respect to the Swami Vivekananda and with respect to Dayanand Saraswati is perfectly correct, but we, as I said, we have to choose the best reflect differences, right? So first is correct, but let's see the other statements also, right? Swami Vivekananda advocated for socio-reform movements while Dayanand Saraswati prioritized spiritual practices. This is definitely incorrect because both are going to be in the backdrop of the socio-religious reformers, and in that discussion I have also discussed that how the socio and religious, or why it is written socio-religious reforms. उनको एक साथ क्यों लिखा जाता है? That because the social evils at that time are going to given as a religious base.
these evils do not have to do anything with respect to religion, but religion was used as a base so that these evils can get some kind of, or these evils are going to be practiced easily into the society, है ना. तो उनको religion base देने के लिए they are going to be, or religion is going to be made the base, and social religious reforms how they are going to be interlinked, that we discussed during that discussion, जहाँ पे we are going to discuss about Dayanand Saraswati as well as the theme of the revivalist and reformist. So, Swami Vivekananda is not going to only advocate the social reform movements, or it does not mean that Dayanand Saraswati is not going to prioritize social religious reform movements. So, there are going to be so much of commonality between them. So, statement B is going to be the incorrect. Third, Vivekananda aimed to uplift women and downtrodden, while Dayanand Saraswati advocated for the preservation of the traditional social structure. This statement is also not completely correct. So, statement B and C are not completely correct, where statement A में जो दो डायमेंशन है वो दोनों डायमेंशन अपने आप में कुछ हद तक सही हैं, but as we have to choose the best, so let's see the statement number 4. Vivekananda believed in idol worship. So, keyword is Vivekananda believed in idol worship, and he said it could be a pathway to understand the divine, right, while Dayanand Saraswati rejected the contrary or rejected the idea of the idol worship, as he is going to be a hardcore believer into the Vedic teachings. So, he is going to give also the formula that back to the Vedas. So, if Dayanand Saraswati is going to tell that we should go to the back to the Vedas or teaching to the or teachings of the Vedas, then definitely he is not going to be a believer of idol worship, where Vivekananda ने ऐसा कहा कि idol worship की जा सकती है, क्यों? क्योंकि जिसको भी हम मानते हैं उसको सामने देख करके अपनी लाइफ वैल्यूज को इम्प्रूव करने में, आइडल वर्शिप करने में कोई मनाही या कोई इस तरीके की रुकावट नहीं है. बट दयानंद सरस्वती इज गोइंग टू गिव द फॉर्मूला बैक टू द Vedas. So, according to the Vedas, or according to the teachings of the Vedas, definitely he is not going to believe into the idol worship. So, the best difference with respect to all the four options is going to be the option number D. Option number D, because the question is going to say best reflects the difference. ठीक है? So, that is why we have chosen the option number D. Next, now this is a very simple question with respect to the tribal movements or revolt. So, whenever you are going to write any or read about any tribal movement, definitely three things you should read. Firstly, the time or year. The second, personalities involved. So, famous personalities which are going to be the part of that particular movement. Second, with respect to the time and year. Third, causes, and the fourth, their geographical location, right. So, you can always expect a question with respect to 4 dimensions. जब भी कोई tribal movement या revolt पे पूछा जा सकता है, या तो उसका time या year with respect to the chronology, with respect to the personalities involved, with respect to those movement. Third, there is going to be the causes, on what are going to be the major causes for that particular movement, and fourth is going to be the geographical location, in which of the geography that movement is going to be there. So, in this question, as you see, if you see the question number 97, you are going to see that tribal movement, one written, and second is going to be the associated leader, right. So, this is going to be the match the following type of the question. We could also have given this question in terms of the pair, but हमने वो pair वाला question इससे पहले discuss कर लिया है. So, to give a blend, we have given this question as with respect to the match the following, right. So, let's see. First is going to be the Santhal, and you know that Santhal is associated, or the famous leaders are going to be the Sidhu and Kanu. So, first is correct. Second, Rampa rebellion, Allaru Sitaram Raju, right. So, Allari Sitaram Raju is going to be the second option, that Rampa rebellion is going to be the leaders associated. So, B is going to be the 3, A is going to be the 1. Then Ulgan, as you know, अगर ये नाम तो काफ़ी आपने सुना ही होगा, that is related to the Birsa Munda, and Paika rebellion is going to be Bakshi Jagbandhu. So, Bakshi Jagbandhu is going to be related to Paika. So, if you see, the answer is going to be the A is going to be associated to 1, नहीं. So, A is associated to 1. ये थोड़ा सा order उधर इस slide में अलग है, but A is associated to 1. B is associated to 3. Paika is associated to Jagatbandhu, and Ulgan is associated to Birsa Munda. So, answer is going to be
D. Answer is going to be D. Okay, a very simple question, direct match the following, and the personality leaders or the famous revolts are easily can be matched. The next question, with reference to the Vijayanagar kingdom, one of the most interesting and famous as well as you can say जो यूपीएससी के दिल के बहुत करीब टॉपिक है ना, विजयनगर. अक्सर यहाँ से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछ लिया जाता है, स्पेशली देयर आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, आर्ट आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन और विद रिस्पेक्ट टू देयर क्रोनोलॉजी ऑफ द रूलर्स, है ना. सो विजयनगर एम्पायर से कई बार आर्ट आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स में सवाल ज़रूर पूछे गए हैं और विद रिस्पेक्ट टू द क्रोनोलॉजी ऑफ द रूलर्स, राइट. सो हु आर द फेमस रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, इतना ज़रूर पता होना चाहिए. उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. नहीं, Krishnadevaya one of the famous ruler of Vijayanagar. The term Mahanavami Dibba. So Dibba is, the meaning of this name is actually a mount, है ना. So meaning of the name is mount and Mahanavami Dibba is going to referred as, है ना. So let me show you the platform first. कृष्णदेवराया वन ने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनवाया. इस प्लेटफॉर्म पे यू कैन सी कि फ्रॉम दिस साइड देर आर गोइंग टू बी द स्टेयर्स एंड फ्रॉम द बैक साइड, बिकॉज दिस इज नॉट द 3D इमेज, बैक साइड यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी दैट देर आर गोइंग टू बी स्टेयर्स. दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर ही इज गोइंग टू सिट एंड जब भी कोई ऐसा कोई फंक्शन है, चाहे वो फंक्शन किसी तरीके के मार्च पास्ट का हो, किसी भी तरीके के सेलिब्रेशन का हो, किसी तरीके के वॉर गेम का हो, किसी तरीके का कोई जलसा हो, सो एट दैट टाइम ही इज़ गोइंग टू सिट एंड ही इज़ गोइंग टू वॉच दैट पोजेशन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, है ना. तो अगर जैसे बाहुबली देखी है ना, उस बाहुबली में बाहुबली इज गोइंग टू सिट हेयर एंड एवरी फंक्शन और जो भी जलसा हो रहा है वो वहाँ ग्राउंड पे हो रहा है, सो इज गोइंग टू बी देयर. दीज स्टेयर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय द रॉयल पीपल और नोबल्स, और पीछे वाली स्टेयर्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज कि इन केस अगर राजा को इमरजेंसी में उतरना पड़े, सो देयर इज गोइंग टू बी अनदर वे, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर. एंड ऑल्सो इफ देयर इज गोइंग टू बी सम फंक्शन विच हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर platform, because this is going to be a very large platform, right, this is going to be there. So the meaning of the name is that is mount, मतलब ये जो सरफेस है उससे ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ राजा बैठ करके सारे पोजीशंस देखेगा. और उसके साथ में नवरात्रि का सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नवरात्रि सेलिब्रेशन यूज टू टेक प्लेस वेयर राजा इज गोइंग टू सिट एंड वॉच. दैट इज वाई यू सी द नेम इज रिटन महानवमी. सो 9 दिन का जो सेलिब्रेशन नवरात्रि का चलेगा, और अभी वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर question in the month or in the week of the Navratri only. So this is going to be the platform which is going to be used by the king, where he used to watch the positions. So answer is going to be a massive platform which is going to be used by the king and he used to watch the position. So answer is going to be C. महानवमी इसलिए अटैच्ड है क्योंकि नवरात्रि पोजीशन, नवरात्रि का जो इवेंट है या नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वो ज़रूर और बहुत ग्रैंड स्केल पे होता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विजयनगर एंड ही यूज्ड टू वॉच. डिब्बा, द मीनिंग इज माउंट. सो आंसर इज गोइंग टू बी C. Now a very factual kind of the question. Who among the following rulers of early medieval times adopted the title of अधिवारा, राइट. सो अधिवारा का टाइटल किसने लिया और अर्ली मेडिवल टाइम. सो इफ आई डिवाइड द हिस्ट्री, द टाइम पीरियड फ्रॉम 800 to 1200 is going to be known as the early medieval India, right. After that the period of the Delhi Sultanate and Mughal is going to begin from 1206 to 1707, right, fall of Mughal Empire or Aurangzeb ki death. So 800 to 1200 is going to be the time period of early medieval India, and you know that after the Harshvardhana डेथ, सो दैट हर्षवर्धना के बाद में जो भी हर्षवर्धना का एम्पायर होगा वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, और उसके साथ में हर्षवर्धना इज गोइंग टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू कन्नौज. सो कन्नौज इज गोइंग टू बी बिकमिंग द न्यू कैपिटल. और इसी कन्नौज की फाइट के लिए, सो देर आर गोइंग टू बी 3 पार्टीज हु आर गोइंग टू फाइट. There are going to be the Palas in the east, there are going to be the Rajputas in the Deccan, and into the western Rajasthan and Gujarat there are going to be the Gurjara Pratihara, and they are going to fight for Kannauj, who is going to rule in terms of Kannauj, right. And over a period of time Gurjara Pratiharas are going to control that Kannauj for the longest period, and they are going to break down over a period of time, and from here the Rajputanas are going to form. Right. So that's how the basic of the early medieval history. That is why this fight is also known as 3-party struggle or tripartite struggle, where 3 parties are going to fight for Kannauj. So during this backdrop, who is going to take the title
and title is Adivara, and the answer is going to be the Mihir Bhoja of Gurjara Pratihara dynasty. So he is one of the ruler, Mihir Bhoja of Gurjara Pratihara dynasty, of the backdrop which I gave. So he is the person who is going to take the title of Adivara, right? It's a factual question. So nothing much to explain in that. And the last, recently a 500-year-old manuscript of Rig Veda handwriting in Sharda script. So this is what I say कि sometimes the current is not going to be directly asked with respect to history, but हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में किसी थीम और थीम की वजह से रही हो. For example here with respect to the G20 summit, what is going to be in news? A manuscript of Rig Veda which is written in Sharda script, which has a linkage to Kashmir. So this script has a linkage to Kashmir. So Rig Veda handwritten in Sharda script was presented in G20 summit. Who among the following played a significant role in retrieving this manuscript, right? So this is a very factual question, but इसके बारे में न्यूज़ में रिसेंटली में आया होगा, बिकॉज G20 समिट अभी कुछ टाइम पहले ही ओवर हुई है, और इस तरीके का गिफ्ट, इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट अगर न्यूज़ में आई है जो हमने हो सकता है किसी को प्रेजेंट करी हो, सो उससे रिलेटेड, उस स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जैसे आई टोल्ड यू दिस इज हैज़ अ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू इन Kashmir. So it is a native of Kashmir, and who is going to be the person who played a significant role in retrieving this manuscript? So answer is going to be the George Buller. He is going to be a German who played a very important role in understanding of the ancient script, right? He has played an important role in understanding ancient scripts of India. So the answer is going to be the George Buller, right? So this person has played a very significant role in retrieving this manuscript. This is again a current plus factual based question. अब ऐसे वाले questions में आप कुछ नया guess तो कर नहीं सकते हैं. अगर आपको पता है तो आप इस तरीके के सवाल आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो definitely it is going to be just the guesswork, right? So it's going to be a German who played an important role in terms of retrieving this script, and he has a very good knowledge with respect to the ancient script. Right. I hope through this discussion you got an idea what kind of questions you can expect with respect to the culture portion, with respect to the art portion, with respect to ancient portion, with respect to the medieval, with respect to the modern. इसी तरीके से हमने इससे पहले भी कुछ डिस्कशंस किए हिस्ट्री के, इससे पहले वाले अनुभव में. अगर आपने नहीं देखे तो यू कैन ईजिली वॉच. दीज डिस्कशंस आर गोइंग टू गिव एन आइडिया, एंड डेफिनेटली कई बार आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपने कीवर्ड ध्यान से नहीं पढ़े, या कीवर्ड्स को आपने मार्क नहीं किया, करेक्ट को मेंशन नहीं किया, इनकरेक्ट को या नॉट करेक्ट को अंडरलाइन नहीं किया. सो आफ्टर वॉचिंग दीज डिस्कशंस यू कैन ऑल्सो सी कि it's not only about the knowledge which you are going to carry in that examination hall on 16th of June. There is going to be another aspect. For example, if I say कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उस एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो अभी तक चेंज नहीं हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव रिटन 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 30 टेस्ट, बट फॉर एग्जाम्पल हाउ यू आर गोइंग टू फिल दैट OMR, at what time you are going to fill that OMR, that is going to be one of the important aspect, because recently when this only yesterday this Anubhav was getting conducted. So when I went when I went into the classroom, so I was seeing that there were so many students, and it was almost 11:20 or 11:25, and 11:30 by the time of the 11:30 the examination is going to get over. लेकिन 11:20 तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने OMR नहीं भरी थी. They have made the answer stick in their question paper, but अगले 10 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस की OMR कैसे भर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी गलतियां होती है, लेट्स सपोज यू हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 13, देन क्वेश्चन नंबर 19. So there are high chances that if you are going to fill that OMR in one go, right, then there are going to be more mistakes, right? So at least how to fill that OMR, कि आप अपना OMR कौन सी वाले तरीके से किस टाइम पीरियड पे भरने की प्रैक्टिस करनी है, that has to be definitely discovered before 16th of June, right? Similarly, once you attempt this question paper, so in most of the question paper I didn't see that there is going to be any segregation. For example, question number 4 is confident enough, question number 5 you want to review, question number 7 you want to leave. So at least there should be some kind of मार्किंग विच शुड बी डन. अदरवाइज जब आप पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लेंगे और अगर इस तरीके का कोई सेग्रीगेशन नहीं है तो आपको 1 से 100 तक सारे क्वेश्चंस दोबारा पढ़ने पड़ेंगे,
बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लेफ्ट आउट वाले क्वेश्चन हैं जिनको अभी टच नहीं करना है और मुझे रिव्यू वाले क्वेश्चंस को पहले देखना है, राइट. सो देयर शुड बी ऑल्सो सम स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ पेपर और विद रिस्पेक्ट टू कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस को मुझे छोड़ना है. सो 16 जून को नॉलेज से ज़्यादा बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे वो टाइम से सेंटर पे पहुंचना, आप कितनी ज़्यादा एनर्जी लेकर के और कितने पीस ऑफ माइंड में जा रहे हैं, वो आपका टेम्परामेंट कैसा है. हो सकता है कि उस दिन बहुत सारे सवाल टफ हों या हो सकता है उस दिन बहुत सारे सवाल ईजी हों, बट जैसा भी पेपर होता है वो सबके लिए सेम होता है. तो इट इज़ नॉट ओनली द नॉलेज विच इज़ गोइंग टू मेंशन और विच इज़ गोइंग टू बी there. Apart from knowledge, these are so many small basic things that you definitely have to take care with respect to the fulfilling of OMR, with respect to the handling of the paper, right. So prelims examination is not only the test of knowledge, definitely some temperament is also going to be tested, because UPSC CSE is conducting this screening examination. That is why they are not going to add the marks of prelims in the merit list. This is a screening examination for further testing, because you are going to be the crisis managers of this country, right. So I hope this discussion is bit helpful for you in understanding the themes of the history or in understanding what kind of the questions you can expect, right. So on this beautiful note, we are going to end this discussion. For any of your queries, for any of your help, you are always welcome to Next IAS. किसी भी चीज़ के बारे में कोई guidance चाहिए, so you are always welcome, right. So on behalf of Next IAS, I thank you and wish you a very good luck for your upcoming examination. Thank you.